Hi, so in this video today we are going to continue our chapter first, that is living world and classification of microbes of your class 8 syllabus. So we are on page number 3 of your textbook, as you can observe here. So to continue with, we will today study about classification of microbes, and in the previous video we have studied about classification of all the living organisms, and mainly we studied about Whitaker's 5 kingdom classification. Now here we are going to answer a question which is here, use your brain power. So we have to use our brain power here. So a question is being asked here that explain the merits and demerits of Whitaker's classification. So demerits और merits means advantages, means फ़ायदे क्या है, Whitaker ने जो क्लासिफिकेशन दिया क्या वो सही है, अच्छा है, और डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस, मीन्स क्या उसने क्या चीज़ें थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया या वो सही तरीके से वो उसको हम मान्यता नहीं दे सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डीमेरिट्स। तो मेरिट्स तो एक ही है कि भाई इसका चलो अच्छा है, सब जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन किया इन्होंने 5 किंगडम बताए थे, जिसमें से हमने 3 किंगडम पिछले वीडियो में देखे और बाकी बचे हुए जो 2 किंगडम है वो आपको नेक्स्ट 9th स्टैंडर्ड की क्लास में आएंगे, तो उसमें हम स्टडी करेंगे। तो अभी यहाँ पर ये तो मेरिट था कि भाई सारे कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किए, भाई 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया, बढ़िया है, सही है। अब डीमेरिट इसका ये है कि अगर मैं बात करूँ कि एक ही किंगडम के अंदर 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो थोड़े एक तरीके से तो थोड़े से सेम है, लेकिन अगर हम डीप में ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा और अगर डिटेल में देखें, उसको हम ऑब्जर्व करें, उसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बॉडी शेप कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है, वो रहता कैसा है, कौन सी एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में रहता है, तो उसके बेसिस पर विटेकर ने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया कि भाई ये 2 ऑर्गेनिज्म तो अलग अलग है, तो फर्दर सब किंगडम होना चाहिए या स्पीशीज़, जीनस, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। ये है डीमेरिट ऑफ विटेकर। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स वर्ड का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड माइक्रो मीन्स वेरी वेरी माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, जो हमारी आंखों से दिखते भी नहीं है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पूरी दुनिया में, उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम नंबर में काउंट करें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है माइक्रोब्स। तो अगर हम बात करें कि भाई अभी आप बहुत देर से आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हो और कोई चीज़ में अगर आप बहुत देर से आपने हैंड वॉश वगैरह नहीं किया है, तो अगर हम बात करें हमारे हाथ पर कितने बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होंगे, तो लाखों में बैक्टीरिया हो सकते हैं। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी लाखों में बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। तो देखिए हर जगह पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर जगह पर मौजूद है। तो इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं, वो हमको यहाँ पर स्टडी करना है। तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक हमको बेसिक रिकॉल करवाने के लिए बोला गया है कि विथ रेफरेंस टू साइज़ माइक्रोब्स, रिमेंबर करना है हमको साइज़ के बारे में। यहाँ की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की साइज़ को आप किस चीज़ में डिटरमाइन करोगे, मीटर में बोलोगे क्या कि 1 मीटर का माइक्रोब है, भाई सेंटीमीटर का माइक्रोब है, तो ऐसा नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज़ हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हम मीटर सेंटीमीटर नहीं बोलते। तो यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं हम माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर नैनोमीटर क्या है, ये स्मॉलर यूनिट्स है मीटर के। जैसे मीटर सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा होता है सेंटीमीटर, उससे छोटा होता है मिलीमीटर, और उससे अगर छोटा होना चाहिए तो हम बात करेंगे तो वो हो जाता है नैनोमीटर। उससे भी छोटा बोलेंगे अगर आप तो ये होता है माइक्रोमीटर। तो भाई 1 मीटर में कितने नैनोमीटर और कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में हम बोल सकते हैं कि 10⁻⁹, मतलब 10 के आगे 9 जीरोस लगा दो, इतनी जो भी वैल्यू आएगी इतने उसमें नैनोमीटर आएंगे, और 10⁸ माइक्रोमीटर्स आते हैं उसके अंदर। तो इतने 10 के पावर को आप 8 जीरोस लगा लो, तो इतने सारे उसमें यूनिट्स आएंगे। तो उसके बाद हम अभी आते हैं, हमारा ये हमको काम में आने वाला है जब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अलग अलग माइक्रोब्स की। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 classes, that is prokaryotes and eukaryotes, and as you know that prokaryotes which lack well developed nucleus, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल वॉल कभी भी प्रेजेंट हो सकता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो सारे होते हैं प्रोकैरियोट। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें एक क्लास आती है सिर्फ जो है बैक्टीरिया। उसके बाद यूकैरियोट जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, तो इसको हम बोलेंगे यूकैरियोट्स। इसमें कौन से 3 क्लासेस आते हैं, इसमें आता है प्रोटिस्टा, फंजाई एंड अल्गी।
इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में, इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया, आपने ये वर्ड सुना होगा कि लाइजॉल मारता है भाई 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या है? तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज़ अगर हम बात करें तो ये होता है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में। अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग साइज़ हो सकती है। तो इसका रेंज बताया गया है कि भाई 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में बैक्टीरिया की साइज़ हो सकती है। इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर, इंडिपेंडेंट और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, अकेला देखा सेल। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है कोकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस। तो ये सिंगल सेल, अकेला एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल एक सेल से बना हुआ है, यूनिसेलुलर है। इंडिपेंडेंट और पैरासिटिक है। पैरासिटिक मैं बताता हूँ। इंडिपेंडेंट मतलब जो खुद ही अकेला रहता है, अपना खाना खुद कहीं ना कहीं से इंतजाम करता है, तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। खुद प्रोड्यूस नहीं करता, खुद कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करता है, दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो अपना खाना खुद ही मतलब कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लेगा। और पैरासिटिक मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के खाने को खाता है। पैरासिटिज्म एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, पैरासिटिज्म मतलब वो होता है कि भाई बिजली का बिल कोई और भर रहा है लेकिन बिजली यूज़ कोई और कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कोई और कर रहा है और भर कोई और आ रहा है। तो जो यूज़ कर रहा है फ्री में, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पैरासिटिज्म, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया आपको थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे बैक्टीरिया का। ये है बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक टाइप का तो सेल है यहाँ पे, जैसे हमने देखा कि ये प्रोकैरियोट है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें सेल वॉल मौजूद होती है। हमने बात की थी कि भाई प्रोकैरियोटिक जितने भी सेल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती है, वेल डेवलप्ड सेल वॉल नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में आपको सेल वॉल देखने को तो मिल जाएगी, लेकिन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं दिखेंगे इसमें। प्रोकैरियोटिक है लेकिन सेल वॉल और सेल ऑर्गेनेल्स, सेल वॉल है, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। उसके बाद दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब 1 से 2 ऑटोमेटिकली हो जाते हैं ये। अगर इनको फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल गई ना तो ये 1 के 2 हो जाते हैं। बाइनरी फिजन ये रिप्रोडक्टिव मेथड हम 10th स्टैंडर्ड में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर अभी ज़्यादा कुछ इतना ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एक सेल के 2 सेल अपने आप डिवाइड होकर बन जाएंगे, इसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। उसके बाद फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करेगा। अगर उसको अच्छा टेम्परेचर मिल गया, मॉइस्चर मिल गया एयर में, और अच्छा उसको अगर फूड मिल गया, अगर उसको सही अगर फूड मिल जाता है, अच्छा जो उसको रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो भी रहेगी, अगर वो सब चीज़ें उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो इट कैन ग्रो वेरी विगरसली, मतलब बहुत फास्ट ग्रो होगा। और 20 मिनट्स में 1 का 2 बैक्टीरिया हो जाएगा, मतलब एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाता है। इस तरीके से फिर 2 का 4 अगले 20 मिनट्स में, फिर अगले 20 मिनट्स में 4 का 8, इस तरीके से वो मल्टीप्लाई होता जाता है। इसको हम बोलते हैं विगरस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। तो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग शेप्स के बहुत सारे बैक्टीरिया बताए गए हैं यहाँ पर आपको। तो पहला है कोकस, अंगूर के शेप के जैसा, इसका नाम कोकस है। कोकाय मतलब अंगूर, अंगूर का जो दाना होता है ना, अंगूर का जो एक फ्रूट होता है सिंगल, उसको हम बोलते हैं कोकाई। तो इसके नाम से उसको दिया क्योंकि इसका शेप अंगूर के जैसा है, तो इसको हम बोलते हैं कोकस। उसके बाद है कोकोबैसिलस, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले बैसिलस देखो, बैसिलस मतलब ये कैप्सूल के जैसा है, छोटा सा ऐसा, ये वाला बैसिलस। तो ये कैप्सूल के जैसा है। तो जो हमारा लैक्टोबैसिलस है, हमने बात की थी मिल्क और कर्ड में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो है लैक्टोबैसिलस। तो उसका शेप कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये कोकोबैसिलस वो है जिसका थोड़ा सा शेप इन द मिड रेंज ऑफ कोकस और बैसिलस है, मतलब थोड़ा सा ये कोकस के जैसा दिखता है और थोड़ा सा बैसिलस के जैसा दिखता है, तो इसको हम इसलिए कोकोबैसिलस बोलते हैं। उसके बाद आता है विब्रियो। तो इसका थोड़ा सा ये जैसे बैंगन का शेप होता है ना, विब्रियो, वैसा कुछ तो भी थोड़ा सा शेप होता है इसका, या लौकी का शेप होता है अपना, वैसा कुछ तो भी, ये कॉमा शेप बोल सकते हैं इसको, ऐसे थोड़े से ये कॉमा ऐसा इस टाइप से दिखेगा, वो कॉमा शेप भी इसको कहा जाता है। उसके बाद ये दोनों आपको एग्जांपल दिखेंगे यहाँ पे। स्पाइरिलम, स्पाइरिलम मतलब ऐसे जिगजैग टाइप इसका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, तो इसको स्पाइरिलम कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। इतने ही नहीं है, बैक्टीरिया लाखों करोड़ों टाइप के होते हैं, और लाखों करोड़ों टाइप के बैक्टीरिया, उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो वो हम बात करने वाले हैं इसमें। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की डिटेल में हम बात करेंगे आपका 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।